नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। और आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसके टोटल 6 पार्ट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ और आज का जो हमारा ये सेशन होगा ये पार्ट नंबर 7 होगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि इफ एन opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. Which of the following effect given below defines the statement? ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक opaque ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो यहां पर क्या होगा कि opaque मतलब जिससे लाइट वगैरह जो है वो यहां पर आपको पास होती हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर कोई भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, जिसका साइज बहुत छोटा है, तो लाइट यहाँ पर क्या होगी कि उसका यहाँ पर बेंड होने का जो है वो टेंडेंसी आपको देखने को मिलता है। वो स्ट्रेट लाइन पे जो है वो वॉक नहीं करती है। ठीक है, मतलब वैसे अगर हम लाइट की बात करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन अगर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखोगे तो वो क्या होगा, वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पर न जाते हुए थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट इंटरफेरेंस या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। तो याद रखिएगा, ये जो बेंडिंग वाली चीज होती है, ठीक है, जो ये चीजें आपको बेंड होती हुई यहां पर दिखाई देती हैं, वो बेंडिंग का जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जो बेंडिंग यहां पर होती है जिसमें लाइट स्ट्रेट लाइन में ना ट्रेवल करके थोड़ा सा बेंड हो जाती है, उसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसको हम डिफ्रैक्शन यहां पर कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द क्वांटम थ्योरी, है ना, तो क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड यहां पर बात हो रही है कि विथ रेफरेंस टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट द नेचर ऑफ लाइट इज। तो नेचर जो होता है लाइट का क्या होता है? पार्टिकल होता है, वेव होता है, नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर हमें मान लो कि डिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहां पर डिफ्रैक्शन के बारे में बताया, तो हम उस केस में यहां पर देखते हैं कि जब हमें डिफ्रैक्शन का जो ये फिनोमिना यहां पर होता है इसको एक्सप्लेन करना होता है, तब हम लाइट को क्या मानते हैं? तब हम लाइट को जो है वो एक वेव की तरह यहां पर कंसीडर करते हैं, है ना, मतलब कि वो एक वेव है। अब यहां पर क्या है कि जैसे मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत पहले की बात है, जैसे 20वीं सेंचुरी वगैरह में अगर हम यहां पर देखेंगे तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो बहुत ज्यादा इनएडुकेट हो गई। ठीक है, जैसे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर वगैरह अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उतना ज्यादा यहाँ पर चीजें जो हैं वो यहाँ पर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लाइट को केवल एक वेव की तरह यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो वो यहाँ पर क्या है कि वो काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो कंफ्यूजन यहाँ पर था कि जो लाइट होती है उसका ट्रू नेचर यहाँ पर क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक क्वांटम थ्योरी जो निकलकर सामने आई और उसमें यहाँ पर जो है वो ये बताया गया कि भाई जो लाइट होता है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, तो लाइट जो है ना तो वो एक वेव है और ना तो एक पार्टिकल है। ठीक है, तो आप यहां पर ये बोला गया है कि यहां पर लाइट को ये बोला गया है कि ना तो वो एक वेव है और ना तो वो एक पार्टिकल है। तो क्वांटम थ्योरी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो लाइट है ना तो वो वेव होती है ना तो वो पार्टिकल होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहां पर ये बोला जा रहा है कि, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आप यहां पर ये देखोगे तो इसमें ये बोला गया है कि पार्टिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विथ वेव नेचर। ठीक है, ये जो है ये एक चीज यहां पर निकलकर सामने आई है ना, कि उसमें यहां पर क्या है कि ना तो वो पार्टिकल है ना तो वो वेव है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही है, मतलब कि पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विथ यहां पर वेव नेचर आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. The two laws given above are related with which of the following phenomena of light? ठीक है, तो ये दो नियम हैं। अब आपको ये बताना है कि जो दोनों नियम आपको देखने को मिल रहे हैं ये किससे रिलेटेड है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो भी ये लॉ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर इस तरीके से कोई एक सरफेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको हमने यहां पर इस तरीके से जो है वो सिल्वर कर दिया, तो अगर मान लो कि यहां पर एक एंगल इस तरीके से लाइट इस तरीके से आ रही है जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो है वो यहां पर क्या होंगे, ये बराबर होंगे, मतलब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, मतलब ये जो एक्स पॉइंट है इसी पर ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन यहां पर दिया हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये लॉ जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लॉ याद रखने हैं और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जब यहां पर इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर की हेल्प से यहां पर हो रहा है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली बात हो रही है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। दूसरी बात है यहां पर कि द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब आपको बताना है कि इनमें से यहां पर जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। ठीक है, प्लेन मिरर से बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्लेन मिरर से बनने वाली जो भी इमेज यहां पर होती हैं वो कैसी होती है, वो वर्चुअल इमेज होती हैं, है ना, और वो आपको इरेक्ट मतलब जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो कैसे दिखते हो, सीधे दिखते हो ना भाई, तो वो इरेक्ट भी हो गया और वो वर्चुअल भी होती है। ठीक है, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं बन रही है, स्क्रीन के पीछे बन रही है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो आपकी जो इमेज प्लेन मिरर पे बनती है वो कैसी बनती है, जो घर पे हमारे नॉर्मल चीजें देखने को मिलेगी, अलमीरा वगैरह में लगा होता है, वो प्लेन मिरर है। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप उसमें देखोगे तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा पीछे बनती हुई इमेज बनती, मतलब उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, तो वो वर्चुअल इमेजेस यहां पर होती हैं। तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल होगी और हमेशा वो आपको इरेक्ट यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है। और साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला यहां पर गलत है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा आपको सेम साइज का जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, सेम साइज का आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक कोई हाइट है, ठीक है, एक कोई पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है, h है ना, और ये क्या करना चाहता है कि ये प्लेन मिरर में जो है वो यहां पर क्या करना चाहता है कि मतलब जो आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, उसमें यहां पर क्या है कि अपनी पूरी की पूरी जो इमेज है वो देखना चाहता है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो प्लेन मिरर की हाइट जो है वो यहां पर कितनी होगी, है ना, सो दैट वो अपनी पूरी की पूरी इमेज जो है वो यहां पर देख सके। तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो यहां पर h/2 होगी, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लेन मिरर यहां पर गिवन है और अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी पूरी इमेज यहां पर देखना चाहते हैं तो मिनिमम हाइट कितनी होगी प्लेन मिरर की, तो वो आपकी h/2 यहां पर होगी। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है। और ये सेम साइज का यहां पर बनता है। और एक बात यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो कि ये प्लेन मिरर है आपका, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ये प्लेन मिरर यहां पर बनाया, और अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसकी इमेज यहां पर बनेगी। ठीक है, ये आपकी इमेज हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर इधर खिसकेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर आ गया, कितना खिसका, ये 10 सेंटीमीटर इधर खिसका, तो यहां पर इमेज भी जो होगी वो यहां पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, टूवर्ड्स जो यहां पर आपका मिरर है इसकी तरफ यहां पर आपको शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। अगर ये 40 सेंटीमीटर इधर जाएगा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर अगर इधर ये गया, ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर जो है वो आपको यहां से भी ये देखने को मिलेगा। मतलब जितना आप मिरर के आगे जाओगे उतने ही जो है वो यहां पर क्या होगा, ठीक है, कि उतने ही जो है वो इमेज भी आगे आएगी और पीछे जाओगी तो पीछे जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो इसका मतलब है कि करेक्ट स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू द स्फेरिकल मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। अब यहां पर स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए पहली बात यहां पर बोली गई है कि a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, ठीक है, is called concave mirror. Spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror. ठीक है, उसके बाद अगली बात हो रही है कि the image formed by convex mirror is always real and inverted या फिर none of the above. ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होते हैं कि जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल शेप में यहां पर होता है उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है
कि अगर आप देखोगे तो दो तरीके के आपने यहाँ पर मिरर देखे होंगे। एक तो एक इस तरीके का मिरर होता है ना, एक इस तरीके का मिरर होता है, और एक मिरर अगर आप देखोगे तो एक इस तरीके का मिरर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि a spherical mirror whose reflecting surface is curve इनवर्ट्स। ठीक है, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, है ना, ये ऐसे लाइट आई फिर इस तरीके से जा रही है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या इनवर्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है। दूसरी बात, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये आउटवर्ड्स है, तो आउटवर्ड्स है, इसका मतलब है कि इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है ना, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो यहां पर पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइट यहां से आती है, हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन से यहां पर आ रही है लाइट, और ये हो गया यहां पर आप मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका जो है ये कैसा हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया। ठीक है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये वाली जो पॉइंट हो गई इसको हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया फोकस। ठीक है, तो अगर हम यहां से, ये पॉइंट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यहां पर पोल। तो अब यहां पर क्या है कि इस पॉइंट से P से लेकर F तक तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ क्या होती है, ये नेगेटिव होती है। दूसरी बात, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C, ये किसके बराबर होता है, ये 2F के बराबर होता है। ठीक है, C इज इक्वल टू 2F, इसको हम R भी लिख सकते हैं, तो R की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 फोकल लेंथ के बराबर होती है। तो ये रिलेशन भी याद रखना है। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पर ये बोला जा रहा है, तीसरी बात यहां पर बताया जा रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो वो रियल होगी और यहां पर क्या है कि इन्वर्टेड होगी। अब एक बात यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और यहां पर क्या हो रहा है, ये इरेक्ट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो बात यहां पर आपको बताई जा रही है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि रियल होती है और वो कैसी होती है, वो इन्वर्टेड यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो याद रखिएगा, हमेशा पता होना चाहिए आपको ये बात कि कॉन्वेक्स मिरर जो यहां पर होता है उससे हमेशा क्या होता है कि उससे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वो यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो इमेज होती है वो यहां पर बनती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये रियल और जो यहां पर इन्वर्टेड होता है वो नहीं होता है, रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है। तो इससे जो यहां पर आपका फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये यहां पर गलत दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर कौन सा हो गया, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें उल्टी चीज यहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज कॉनकेव मिरर। इनमें से कौन सी चीज है जो कॉनकेव मिरर का यहां पर यूज करती है। ठीक है, जैसे टॉर्च वगैरह हो गए आपके, है ना, जो व्हीकल्स के यहां पर हेडलाइट्स होते हैं, है ना, और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो डेंसिटी डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ, या फिर शेविंग मिरर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जगह है जहां पर कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो मतलब आप सिंपल सी बात अगर यहां पर आप समझोगे तो यहां पर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइट होता है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर अगर आप देखोगे तो देखो लाइट आई और इसको इसने एक जगह पर कन्वर्ज कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि कॉनकेव मिरर जो है वो कैसा होता है, वो कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर यहां पर क्या होता है कि ये आपका डाइवर्जिंग देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मिरर होगा जो कि कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, वो इनफाइनाइट होती है ना, तो फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो टॉर्च होते हैं, है ना, जो व्हीकल्स का हेडलाइट्स होता है, जो डेंटिस्ट आपका लार्जर इमेज यहां पर देखना चाहते हैं पेशेंट के दांत वगैरह का, जो शेविंग मिरर होते हैं, इन सब जगह पर कॉनकेव मिरर का यहां पर यूज होता है। ठीक है, सभी जगह पर हम क्या करते हैं कि यहां पर जो आप ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर यहां पर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये आपका ऑल ऑफ दी होगा, क्योंकि टॉर्च की लाइट अगर इधर उधर भागेगी तो हमको दिखेगा नहीं, कन्वर्जिंग होना चाहिए, है ना। सेम उसी तरीके से व्हीकल्स का हेडलाइट वगैरह भी है, और उसके बाद डेंटिस्ट वगैरह को भी अगर पेशेंट की टीथ वगैरह देखनी है, लार्जर इमेज देखनी है, तो भी यहाँ पर क्या होगा, कॉनकेव मिरर का जो है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो इन सभी केसेस में जो है वो हम कॉनकेव मिरर का यहाँ पर यूज करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज अ विंग मिरर एंड फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल। अब ये कई बार एग्जामिनेशन में जो है वो आपसे पूछा गया है
ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी रियर व्यू वगैरह होते हैं उनको देखने के लिए कौन से तरीके का जो हमारा मिरर होता है उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि ऑब्जेक्ट्स जो दिख रही हैं आपको इमेज में, है ना, वो यहाँ पर क्या है कि वो ज़्यादा क्लोज हैं, है ना, एज दे अपीयर, इस तरीके की चीज़ें देखनी होगी। तो वो आपको बताना है कि आपको इसमें जो मिरर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है, नॉटिकल मिरर या फिर ग्लोइंग मिरर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद रखिएगा जो साइड वाले गिलास आपको देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, वो यहाँ पर आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। जैसे पहला दिया हुआ है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो प्रवेश करेगी तब यहाँ पर क्या होगा कि रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। जैसे बॉटम जो होता है किसी भी टैंक का जिसमें वाटर है वो थोड़ा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, रेज्ड आपको ये देखने को मिलेगा। ये किसकी वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो अभी आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन करवाया था इसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया था, है ना, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें क्या है कि इसमें जो है ये आपका, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एयर मीडियम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है ये वाटर मीडियम है। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई लाइट यहाँ पर इस तरीके से आई, है ना, तो यहाँ पर क्या है कि अब मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो मीडियम चेंज होगा तो ये जैसे मैंने नॉर्मल यहाँ पर खींचा। ठीक है, अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि एक होता है आपका रेयर मीडियम, ठीक है, और एक होता है आपका डेंस मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, और एक यहाँ पर ये हो सकता है कि डेंस मीडियम और ये हो गया आपका रेयर मीडियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको चीज़ें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल जो है वो यहाँ पर बेंड होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसको जाना ऐसे चाहिए, है ना, लेकिन वो क्या होगा कि वो इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो जाएगी। ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाएंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, और जब भी यहाँ पर क्या होगा डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट होगी वो क्या होगी, वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो जो नॉर्मल होता है उससे यहाँ पर आपको अवे देखने को मिलेगा। तो अभी एयर क्या है, एयर रेयर मीडियम है, वाटर क्या है, वाटर आपको डेंस मीडियम देखने को मिल रहा है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली क्या होगा कि अगर वो पानी नीचे है एयर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पर होगा। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो जैसे टैंक वगैरह में कोई कॉइन वगैरह भी आप डाल देते हो तो वो नीचे होता है लेकिन थोड़ा ऊपर दिखता है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपको रिफ्रैक्शन जो होता है उसी की वजह से देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल यहाँ पर सही देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो बोथ 1 और 2 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स। तो जो लाइट होती है वो सबसे तेज इनमें से कौन सा मीडियम है जिसमें वो ट्रेवल करेगी, एयर में, वैक्यूम में, वाटर में या फिर डायमंड में। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी अलग अलग तरीके के मीडियम होते हैं उसमें लाइट अलग अलग तरीके से यहाँ पर ट्रेवल करती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि सबसे तेज की बात अगर हम यहाँ पर करेंगे तो सबसे तेज जो होता है वो वैक्यूम में होता है, और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। इस स्पीड से जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वैक्यूम में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टिकल वगैरह जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो एयर में अगर आप लाइट की स्पीड देखोगे तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा मतलब मार्जिनली यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद अगर आप वाटर में जाओगे तो थोड़ी स्पीड और कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद ग्लास में जाओगे तो थोड़ी स्पीड और कम हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। अब इसमें कई सारे लोग जो हैं वो एयर को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, लेकिन एयर में नहीं होगा। सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो आपकी लाइट की कहाँ पर होती है, वो वैक्यूम में होती है।
और एयर में भी मतलब लगभग उतनी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीजें होती है वो एयर में कम होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एयर की स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा वैक्यूम में जो होता है वो यहाँ पर लाइट सबसे तेजी से यहाँ पर ट्रेवल करती है। चलिए, रिगार्डिंग द लेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब लेंस की बात यहाँ पर हो रही है। द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सर्फेसिस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसिस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। A lens either a convex lens or concave lens has two spherical surfaces। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, है ना। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में बात हो रही है, तो टू सरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये कौन सा हुआ भाई, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और ये जो है ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। वहां पर क्या था, वहां पर जो कॉनकेव मिरर था उसकी भी फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आपको देखने को मिली। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होती है, ये आपको पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जो है अगर स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करेंगे, है ना, कि यहां पर क्या है कि स्फेरिकल सरफेस में जो भी अगर हम स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करें तो उसमें एटलीस्ट एक सरफेस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो स्फेरिकल होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात बताई गई है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि अ लेंस आइदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस। बिल्कुल सही, ये एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गई, एक ये हो गई, तो दोनों स्फेरिकल है, तो दोनों सही है। और एक भी अगर होगी तो भी हम उसको स्फेरिकल लेंस ही कहेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स फॉर्म ओनली इरेक्ट इमेजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। है ना, हमेशा इनमें से कौन सा मिरर है जो कि आपको हमेशा इरेक्ट इमेज यहाँ पर जो है वो फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, है ना। वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसकी यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी ऑब्जेक्ट से और किस तरीके से यहाँ पर होगा, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा इरेक्ट बनेगा, तो मैंने आपको प्लेन का तो बताया था, है ना, कि प्लेन मिरर में तो हमेशा यहाँ पर बनेगा। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा मिरर होता है इसमें भी जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी वर्चुअल इमेज यहाँ पर होंगी, है ना, जो यहाँ पर वर्चुअल इमेज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा आपको इरेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो ये आप स्टेटमेंट जो है वो नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो आपकी इरेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो हमेशा जो इरेक्ट इमेज यहाँ पर फॉर्म करेगा वो प्लेन करेगा और कॉन्वेक्स, मतलब कि बोथ प्लेन एंड कॉन्वेक्स जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेजर पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, जो पावर होता है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है कि पावर यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। तो पावर की यूनिट पूछी जा रही है, डायोप्टर हो गया, डॉप्सन हो गया, मैनोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया। ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जामिनेशन में मैंने देखा हुआ है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि पावर किसी लेंस की कैसे हम यहाँ पर मेजर करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हम करेंगे डायोप्टर से। अच्छा, पावर की जो यहाँ पर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ये होता है 1/4 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में मत लगा देना। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना, कि भाई किसी लेंस की जो यहाँ पर फोकल लेंथ है वो इतनी दी हुई है ना। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपको पावर निकालना होगा तो 1/4 फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ की वैल्यू आप मीटर में यहां पर पुट करोगे, है ना। तो ये डायोप्टर हो गया। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, ये जो डॉप्सन यहां पर रिलेटेड है, ये यहां पर क्या है कि ये ओजोन वगैरह जो भी यहां पर चीजें होती है ना, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डॉप्सन यूनिट का बेसिकली यूज क्या होता है, तो ओजोन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है ये,
तो ओजोन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट जो है वो यहाँ पर यूज की जाती है। ये भी आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा आपका डायप्टर, ठीक है। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से यहाँ पर पढ़ाए, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में थोड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ह्यूमन आई के ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, इस तरीके की चीजें कवर करेंगे, तो उससे आपको और अच्छी तरीके से ये चैप्टर में पकड़ बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस वाला कोर्स यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन ओनली 249, और पढ़ाई करोगे तो आपको लगेगा कि 249 रुपए में जो हमने इस कोर्स में इनरोल किया है ना, तो कोई गलत काम नहीं किया है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बाकी जनवरी से लेकर सितंबर तक के हमारे पास करंट अफेयर भी अवेलेबल है, ठीक है, जो स्पेशल करंट अफेयर होते हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद आप एग्जामिनेशन में 90% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। तो वो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बाकी हमारा एसएसबी का बैच तो ऑलरेडी चल ही रहा है ना, और इसमें जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। किसी को भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये मेरा नंबर लिख सकते हो 9993048282, इस पे कांटेक्ट कर लेना भाई, ठीक है, मेरा नंबर है। और उसके बाद आप डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, और बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप डिफेंस मास्टर टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां ज्वाइन करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।